हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। और मैं भरत रतन सोनी आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने यूपी टेट का मैथ का जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था। उसमें कुछ चैप्टर्स दिए गए थे जो यूपी टेट के मैथ्स के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उन्हीं सब चैप्टर्स में से सबसे पहला जो चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम, जो यूपी टेट में हर साल एक दो क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति पर हम स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक सीखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। ठीक, तो संख्या पद्धति में समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स यानी कि संख्याएं। ठीक है, ठीक है, संख्या या नंबर किसे कहते हैं? कोई भी डिजिट हो, 1, -2, 0, 2 लाख। ठीक है, ठीक, तो डिजिट से मिलकर बनी हुई या कंप्लीट अपना इंडिपेंडेंट जो डिजिट होती है वो सारी की सारी क्या होती है? संख्याएं होती है। क्योंकि इसमें देख लीजिए एक इंडिपेंडेंट डिजिट यानी 1 है, -2 भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है डिजिट है, तो ये भी एक संख्या या नंबर होगा। ठीक है, और 2 लाख भी अपने आप में कई सारी डेट से मिलकर बनी है, 2, 0, 0। इसी प्रकार 524 ले लीजिए, इसमें भी 3 डिजिट है, 5, 2 और 4 यानी 5, 2 एंड 4। डेट्स का कॉम्बिनेशन भी हमारा क्या कहलाता है? नंबर या संख्या कहलाती है, या अपना इंडिपेंडेंट डिजिट क्या होती है? एक संख्या ही कहलाती है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में नंबर समझने के बाद हम स्टार्ट करते हैं संख्याओं के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार की अपने पास जो मैथ में डेट्स है या संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाता है इसमें नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। नाम से समझ में आ रहा होगा, प्राकृतिक संख्या यानी कि जो संख्याएं प्रकृति से यानी कि नेचर से हमें प्राप्त हुई है या जिन्हें हम नेचर से डायरेक्टली प्राप्त किए, काउंटिंग वाली। ठीक है, तो ऑल द काउंटिंग डिजिट्स यानी कि ऑल द काउंटिंग डिजिट्स। ठीक है, काउंटिंग माने गिनती। ठीक है, गिनने वाली संख्या है। ठीक है, या ऑल द काउंटिंग डिजिट्स आर कॉल्ड क्या? नेचुरल नंबर, या डिजिट्स या नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जितनी भी गिनने वाली संख्याएं हैं डिजिट्स हैं वो क्या की कहलाती है? अपनी नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे कि स्टार्ट कहां से होंगी? हमने बचपन से पढ़ा है, गिनती हम कहां से स्टार्ट करते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, जितनी भी गिनने वाली संख्या वो क्या कहलाती है? सारी नेचुरल नंबर्स कहलाती है। ठीक है, ये लाख, 2 लाख, 3 लाख जितना जाना चाहते। दूसरा पढ़ लेते हैं हम होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। इसमें कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर्स में अगर हम जैसे कि सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख दें, ठीक है, उसमें हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या या होल डिजिट्स बन जाती है। ठीक है, तो काउंटिंग नंबर्स या प्राकृतिक संख्याओं में जीरो इंक्लूड करने पर अपनी पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? अपनी पूर्ण संख्या। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो या जीरो को शामिल कर कर क्या कहलाती हैं? वो होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं? शून्य शामिल कर लेते हैं। शामिल करने पर क्या बन जाता है? अपना होल नंबर या पूर्ण संख्या बन जाती है। नेक्स्ट जो आता है अपने पास बच्चों है वो है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब इसको पूर्णांक को हम संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा अपन को पूर्ण प्लस अंक। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, पूर्ण यानी कि कंप्लीट, अंक यानी कि डिजिट या संख्या। ठीक है, एक अपने आप में कंप्लीट डिजिट क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। जैसे कि पूर्णांक कौन सा होगा? 2, 145, ये भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, या पूर्णांक है। ठीक, इसके अलावा -210, -300, 0, 55, ठीक है, 1,57,000, ये सब क्या है? जो भी डिजिट अपने आप में कंप्लीट हो या पूरी की पूरी एक डिजिट हो वो क्या कहलाती है? पूरी पूरी एक नंबर हो क्या कहलाते हैं? वो इंटीजर्स या पूर्णांक कहलाते हैं। इसमें कोई भी नंबर पॉइंट यानी दशमलव में नहीं होगा,
ठीक है, पूर्णांक में याद रखिएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि 2.49 पूर्णांक है, नहीं, क्योंकि इसमें दशमलव आ रहा है, ये पूर्णांक नहीं होगा। कोई भी नंबर रूट में नहीं होगा। ठीक है, √3 पूर्णांक है, नहीं है। √45 ये पूर्णांक है, नहीं है, क्योंकि इसमें यह रूट में आ रहा है। लेकिन अगर रूट सॉल्व करने पर, जैसे √25 लिखा है, इसको सॉल्व करने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो, जैसे √25 का रूट होगा 5 यहाँ, लेकिन ये कंप्लीट डिजिट हमें प्राप्त हो रही है, तो √25 कैसा हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा एक पूर्णांक, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो सॉल्व करने पर भी हम चेक करेंगे, अगर एक पूर्ण संख्या मिलती है तो वह भी एक पूर्णांक हो जाएगा। जैसे कि √49, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 7, तो ये भी एक पूर्णांक या इंटीजर होगी। ठीक है, तो इंटीजर्स में जीरो भी आते हैं, नेगेटिव वाले भी आएंगे कंप्लीट, और पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, कौन सा नहीं आएगा? पॉइंट वाला नहीं आएगा। और रूट में जो सॉल्व ना हो पाए वो संख्याएं हमारी क्या होंगी? वो इंटीजर्स नहीं होंगी। और फ्रैक्शनल नंबर जो सॉल्व ना हो पाए, जैसे 22/7, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर पॉइंट में ही प्राप्त होगा, तो ये भी एक पूर्णांक नहीं होगी। लेकिन अगर हम देखें 22/11, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक पूर्ण संख्या यानी कि 2 प्राप्त हो जाएगी, तो 22/11 कैसा है? एक पूर्णांक नंबर बन जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया? इंटीजर्स कौन से होते हैं जिसमें पॉइंट्स को सॉल्व ना कर पाए, सॉरी पॉइंट हो किसी नंबर में, जैसे 4.27, ठीक है, और जिसका रूट सॉल्व करने पर पूर्णांक ना मिले यानी पूर्ण डिजिट ना मिले, और फ्रैक्शन को सॉल्व करने पर हमें पूर्ण डिजिट ना मिले, तो ये सारे के सारे इंटीजर्स नहीं होंगे। इंटीजर्स होंगे नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव वाले कंप्लीट नंबर। ठीक है, सॉल्व करके भी देखेंगे, उसमें अगर पूर्ण संख्या प्राप्त होती है वह भी ये पूर्णांक इंटीजर्स कहलाएगा। ठीक, अब आ जाएगी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। नाम से ही पता चल रहा होगा, अभाज्य यानी कि जो किसी से विभाजित ना हो, जो संख्याएं एक से एवं स्वयं से, मतलब खुद से विभाजित हो, डिविजिबल हो यानी विभाजित हो, एक से और खुद से, तो वो क्या कहलाती है? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, ठीक है, अब एक तो इसमें करेंगे नहीं शामिल प्राइम नंबर, क्योंकि एक से ही वह विभाजित किया जा रहा है, तो 2 जो है किसी और के टेबल में नहीं आता अपने अलावा, और ना 1 केवल 1 से विभाजित होगा और खुद से विभाजित होगा। इसी प्रकार 3, 5, ठीक है, अब 4 देखेंगे, 4 2 के टेबल में आता है, तो वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट हो गई 7, ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हमें प्राइम नंबर्स प्राप्त होते जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था एक बार कि जो 2 है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, जो पॉजिटिव भी है, क्या लिख देंगे? पॉजिटिव स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, कौन सा होगा? 2। ठीक है, ये रिपीटेड में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। लेते हैं रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या यानी वह संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी कि भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न यानी फ्रैक्शन के रूप में लिखी जाने वाली संख्या क्या कहलाती है? वह जा सके। ठीक है, वह संख्याएं जो P/Q यानी भिन्न के रूप में लिखी जा सके, वो क्या कहलाती हैं? वह सारी की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें हम Q यानी कि हर, भिन्न में ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, तो हर कभी इसमें 0 नहीं होता है परिमेय संख्याओं में, याद रखिएगा। अगर इसमें हम 0 रख देंगे यानी कि Q की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो P/0 होगा, जो कि अनंत है, जो परिमेय संख्याओं के शर्त को मंजूर नहीं करता है। तो जो संख्या P/Q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, यानी अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन Q कभी 0 नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो रेशनल संख्या या परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 3, या लिख लीजिए 2/3। ठीक है, तो 3 में अगर
2/3 इसमें अंश भी है और हर भी है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए 7/3, ठीक है, या फिर 5/8, जो संख्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सके आसानी से। ठीक है, सारी की सारी कैसी संख्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसमें एक चीज जोड़ लीजिएगा, जो है परिमेय संख्या में जीरो या शून्य भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। ठीक है, क्योंकि शून्य को हम सॉल्व करेंगे तो शून्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0/1, 0/236। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर भी जीरो ही प्राप्त होगा, लेकिन इसमें अंश भी बना सकते हैं हम इसका और हर भी बना सकते हैं। शून्य एक परिमेय संख्या यानी कि एक प्राइम रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, के रूप में या की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, वह क्या कहलाती है, सारी की सारी अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल √3, √7, √2। ठीक है, जो रूट में संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या वे संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहलाती। क्योंकि अगर √3 को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 1.732050। ठीक है, तो √3 को हम सॉल्व करें 1.732050, इसको हम ये आगे तक बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई डिजिट रिपीट भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या संख्या बन जाएगी, √3 है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें आगे तक और भाग जाएगा। ठीक, तो इसको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है, 2-3 क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम। पाई और 22/7 और 3.14। ठीक है, इन सभी में हमें जब बताना है कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय है। इन सब में परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए, परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। तो पाई को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू अपने पास आएगी 3.14, यानी कि इसको सॉल्व करते जाएंगे तो 3.14 जो पाई की वैल्यू होती है अपने पास 3.1415926। ठीक है, ये आगे तक बढ़ती जाएगी। ठीक, अब पाई की जो वैल्यू है वो 3.1415926 आगे तक बढ़ती चली जाती है, और इसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही, नो रिपीटेशन। तो एक पॉइंट समझ में आया, मतलब कोई भी डिजिट दोबारा नहीं आ रही। इसमें देख सकते हैं अपन 1 पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं वो दोबारा नहीं आ रही हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद रिपीटेशन नहीं होता है डिजिट का, या डिजिट दोबारा रिपीट नहीं होती है पॉइंट के बाद, तो वह कैसी संख्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, इसको नोट करके लिखिएगा, जब पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिपीट ना हो, ठीक है, तो वह अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो पाई कैसी हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो पाई कैसी हो गई है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब 22/7 को चेक करेंगे हम। 22/7 सीधा सीधा देख सकते हैं अपन, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो P अपॉन Q, तो ये क्या होती है, परिमेय संख्या। जब P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हो तो वह एक परिमेय संख्या बन जाती है। इसी प्रकार 3.14, ठीक है, अगर एग्जाम में 3.14 डायरेक्ट दिया हुआ है तो सीधे सीधे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3.14 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे 00 आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं P, इसको लिख सकते हैं Q।
तो ये भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा गया है, यानी कि यह भी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। ठीक है, 3.14 अगर केवल एग्जाम पूछा, केवल 3.14 दिखाया, आगे कोई डिजिट नहीं है, तो क्या बन जाएगी, वह परिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि इसको हम सॉल्व करके P अपॉन Q की फॉर्म में ला सकते हैं। इसी प्रकार 22/7 P अपॉन Q है। ठीक है, तो इसको भी हम परिमेय मानेंगे। और अपरिमेय संख्याओं में बस एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट ना हो, ठीक है, सॉल्व करने पर या भाग देने पर, तो वह कैसी बन जाती है, अपरिमेय संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी यूपी टेट में पूछा गया है। ठीक है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है फेज वैल्यू, जातीय मान, और प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। फेज वैल्यू को हम कह सकते हैं अंकीय मान भी कहते हैं, ठीक है, या शुद्ध मान भी कह सकते हैं। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है अंकीय मान बताइए, जातीय मान बताइए, शुद्ध वैल्यू बताइए, या फेज वैल्यू बताइए। ठीक है, तो फेज वैल्यू या जातीय मान किसी नंबर का क्या होता है, उसका खुद की वैल्यू या मान। किसी भी डिजिट या वैल्यू, किसी भी डिजिट या किसी भी नंबर का या किसी भी संख्या या अंक का खुद का मान, उसका क्या बोला जाता है, जातीय मान या फेज वैल्यू या अंकीय मान कहलाता है। जैसे लिखा है 2, मान लीजिए अपने पास लिखा है 7 3 2 1। ठीक है, तो 7321 में वो पूछ रहा है 3 का जातीय मान या फेज वैल्यू बताइए, तो 3 का फेज वैल्यू 3 ही होगा। ठीक है, तो फेज वैल्यू या अंकीय मान, वो जातीय मान, अंकीय मान, शुद्ध मान क्या रहता है, उसका खुद की वैल्यू। ठीक है, और 7 का अंकीय मान क्या हो जाएगा बच्चों, 7 का भी 7 ही हो जाएगा, यानी कि जातीय मान, अंकीय मान, शुद्ध मान उस नंबर या डिजिट की खुद की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, प्लेस वैल्यू में देख लीजिए, प्लेस वैल्यू है स्थानीय मान से ही समझ में आ रहा होगा। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का यानी डिजिट का स्थान, उसका स्थानीय मान कहलाता है, यानी कि वह यूनिट डिजिट में रखी है, यानी कि इकाई के स्थान पर है, वह टेंस में यानी दहाई पर है, या फिर वह सैकड़ा या हजार के स्थान पर है, उसका स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं किसी प्लेस वैल्यू के लिए। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास संख्या लिखी है 3475। ठीक है, इसमें कह रहा है 4 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू बताइए, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने बताया था किसी अंक का स्थान यानी किस जगह पर रखी हुई है, तो 4 कहाँ लिखी हुई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 4 के आगे 2 0। ठीक है, सैकड़ा बनाने के लिए 2 0 लगाते हैं। ठीक है, अब पूछे वो 3 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 देख लीजिए कहा लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी हजार के स्थान पर, तो 3 के आगे 3 0। तो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू उस अंक का किस जगह डिजिट नंबर में किस जगह पर स्थान है, उसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह हमने एग्जांपल में भी समझा। ठीक है, अब इन्हीं के आधार पर जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इसके आधार पर हम कुछ यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। उन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, सारी की सारी चीजें आपको समझती आती चली जाएंगी। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक धनात्मक अभाज्य संख्या है। प्राकृतिक यानी नेचुरल, धनात्मक यानी पॉजिटिव, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, जो किसी से ना कटे। मैंने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे सीधे 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 5 ऋण मतलब होता है बच्चों प्राइम। ठीक है, प्रथम 5 ऋण प्राइम संख्याओं का योग है, यानी कि प्राइम संख्याओं का योग पूछ रहा है जो स्टार्टिंग की 5 है। तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर गिनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हो जाएगी 2, फिर हो जाएगी 3, फिर हो जाएगी 5, फिर हो जाएगी 7। 7 के बाद 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 10 नहीं होगी, फिर होगी 11। ठीक है, इन सबका योग पूछ रहा है वो।
सीधे सीधे योग कर देंगे। तो इन सब पांचों संख्याओं का योग करेंगे, प्राइम संख्याओं का, तो 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17। 17 में अगर हम 11 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना मिल जाएगा, 28। ठीक है, तो सीधे सीधे संख्या कितनी हो जाएगी, 28। संख्याओं का योग प्रथम 5 रूढ़ यानी प्राइम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 28। ये 2014 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या में पूर्ण वर्ग करने पर यानी कि कंप्लीट स्क्वायर करने पर इकाई यानी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। इन चारों में से चेक करना है, किसी का स्क्वायर करने पर उसमें यूनिट डिजिट में इन चारों में से क्या संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें चेक कर लेते हैं। 0 मिल जाता है अगर हम 10 गुणा 10 करेंगे, ठीक है। और 1 कैसे प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा जब हम करेंगे 11 गुणा 11, या 1 का खुद से ही गुणा कर देंगे, तब भी हमें यूनिट डिजिट में 1 प्राप्त हो जाएगा। 2 देख लेते हैं, 2 किसी का गुणा करने पर नहीं प्राप्त होगा। 5 हमें मिल जाता है क्योंकि 5 का अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो स्क्वायर करने पर हमें यूनिट डिजिट में 5 भी प्राप्त हो रहा है, केवल 2 बच रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा 2 3 7 और 8 ये कभी यूनिट डिजिट में हमें प्राप्त नहीं होंगे किसी का भी वर्ग करने पर। तो ये नोट करके लिख लीजिएगा, 2 3 7 और 8 यानी 2 3 7 8 हमें कभी यूनिट डिजिट में स्क्वायर करने पर प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। परिमेय यानी कि रेशनल, जो रेशनल संख्या भी मैंने बताई थी। रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे भिन्नों के रूप में मिल सकती है। 7 और 13 के बीच में कितनी होंगी, 13 यहाँ लिख लीजिए। 7 और 13 के बीच में काफी संख्या प्राप्त हो जाएंगी, जैसे 7.5 भी होगा, 7.6 भी होगा, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे 10, इसी प्रकार इसमें ऐसे, ठीक है। तो जो संख्याएं, बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 और 13 के बीच में होंगी, जो परिमेय भी होंगी, ठीक है। तो संख्या कितनी होंगी, अनंत, ठीक है। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, अनंत मतलब बहुत सारी संख्याएं, ठीक है। और आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर 2 प्राकृतिक संख्याएं a और b के लिए a की पावर b बराबर 125 हो, a की पावर b बराबर 125 हो, तो b की पावर a की वैल्यू बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ठीक है। b की पावर a की वैल्यू बतानी है इसमें, ठीक। तो a की पावर b 125 है। 125 का हम सीधे सीधे इन संख्याओं के लिए क्या कर लेते हैं, इस 125 का हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, यानी गुणनखंड। तो 125 के गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले आएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर आएगा 5 25, फिर आएगा 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो 5 गुणा 5 गुणा 5 बराबर हो गया 5 की पावर 3, ठीक है। इससे इसको कंपेयर करेंगे तो बेस में लिखा हुआ है a की जगह 5 और घात में लिखा हुआ है b की जगह 3, ठीक है। तो अपने पास b बराबर लिखी हुई है 3 और a बराबर यहां से हो जाएगा 5, ठीक है। अब वो पूछ रहा है b की पावर a कितना होगा, तो यहाँ इन दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो b की पावर a यानी कि 3 की पावर 5 सीधे सीधे रखेंगे। तो 3 की पावर 5 होती है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 3 9, 3 3 9 और 3, ठीक है। तो 3 3 9 गुणा 9 गुणा 3, यानी कि नंबर 81 गुणा 3 होता है अपने पास 243। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यूपी टेट 2018 में आया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। a/3 इक्वल टू दे रखा है b/2 इक्वल टू c/1। तो a प्लस b प्लस 2c/b की हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में a/3 बराबर b/2 दे रखा है बराबर c/1। इन सबको हम k के बराबर मान लेते हैं, ठीक है। k के बराबर मानेंगे तो सबसे पहले इसको और इसको बराबर रखेंगे, तो a/3 बराबर हो जाएगा k। तो a बराबर यहाँ से मिल जाएगा अपन को, मल्टीप्लाई करेंगे कैसे गुणा, तो 3k, ठीक। तो a बराबर आ गया 3k। इसी प्रकार b बराबर आ जाएगा अपने पास 2k और c बराबर आ जाएगा अपने पास k, ठीक है। इन तीनों की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा
सीधे सीधे ए की जगह रखेंगे अपन 3k, बी की जगह रखेंगे 2k और 2c को रखेंगे k की जगह, वो सॉरी c की जगह रखेंगे k, तो ये भी 2k, ठीक है, क्योंकि 2 पहले से ही दिया है, c की वैल्यू k है, तो नीचे बन जाएगा b की जगह फिर रखेंगे हम 2k, तो ऊपर हो गया 3k प्लस 2k प्लस 2k बराबर 7k और नीचे हो जाएगा 2k, ठीक है। इस k से हम k को काट देंगे तो 7/2 की वैल्यू होती है, भाग देंगे हम तो आ जाएगा 3.5। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। ये भी 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन यूपी टेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है यूपी टेट में 2017 में, वो क्या है, इन सबका गुणा करने पर इकाई में अंक क्या है, यानी कि यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट, ठीक। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए किसी भी नंबर की या किसी भी मल्टीपल या किसी भी मल्टीप्लिकेशन की हमेशा उनकी जो यूनिट की संख्या है उनका मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। तो 8 का गुणा करेंगे हम 6 में, 6 का गुणा 9 में, 9 के फिर 12 में, ठीक है, सॉरी 2 में, सीधे सीधे गुणा करेंगे तो 8 6 48, 48 आ गया, ठीक। 48 का इसकी यूनिट डिजिट से होगा तो हो जाएगा 9 पे 72, ठीक है, ठीक। अब 72 जो अपन को प्राप्त हुआ है, 72 का भी फिर यूनिट डिजिट देंगे, ठीक है, इस यूनिट डिजिट का फिर लास्ट वाली की यूनिट डिजिट में करेंगे 2, तो 2 का 2 में होगा तो सीधे सीधे 4 आ जाएगा। कैसे किया दोबारा देखिए, इन दोनों की यूनिट डिजिट का मल्टीपल किया तो आया अपने पास यूनिट डिजिट में नंबर आया 48, 48 की यूनिट डिजिट 8 है, फिर इस 8 का इस 9 में करेंगे गुणा तो 8 9 72, सीधे सीधे मिल जाएगा 72, इस 72 की यूनिट डिजिट फिर से 2 है, इस 2 का फिर इस 2 की यूनिट डिजिट से करेंगे तो ये मिल जाएगा 2, तो 2 दूनी 4, तो यूनिट डिजिट में क्या प्राप्त हुआ हमें, सबकी 4, ठीक है, यही अपना इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट हो जाएगी, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब मल्टीप्लिकेशन करने को है तो सबकी यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, इसमें कह रहा है 2 प्राकृतिक यानी नेचुरल संख्याओं का योग 8 है यदि उनके व्युत्क्रम होता है बच्चों रेसिप्रोकल यानी उल्टा, रेसिप्रोकल का योग यानी कि एडिशन है 8/15, तो दोनों संख्याएं बताइए। मान लेते हैं एक x है दूसरी y है, कह रहा है इन संख्याओं का योग 8 है, तो x प्लस y दे रखा है अपन को 8 और उनके व्युत्क्रम दे रखे हैं 8/15, यानी कि x का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल या उल्टा हो जाएगा 1/x और y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y, यानी कि इसका भी उल्टा। अब वो कह रहा है इन दोनों का योग, ठीक है, इनके व्युत्क्रमों का योग दे रखा है अपन को 8/15, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा x और y का, x y आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये y यहाँ पहुंच जाएगा, ये x यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8/15। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है x प्लस वाई या y प्लस एक्स, वो दे रखी है हमें 8, इसमें यहाँ रख देंगे तो 8 नीचे मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में सॉरी x इंटू वाई बराबर 8/15, ठीक है, ऊपर से ऊपर वाला कट जाएगा, ठीक है, तो x y बराबर आ गया 15, ठीक है। अब यहाँ से हम ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है, हमें x और y की ऐसी वैल्यू देखनी है जिसमें मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए। एक का 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 नहीं आएगा, 7 ही आएगा, ये ऑप्शन हटा देंगे। 4 का 4 से करेंगे तो 16 आएगा, ये भी नहीं है, 15 लाना है हमें। 2 का 6 से करेंगे, ये भी नहीं मिलेगा। 3 पंजे 15, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3, y की 15, ठीक है, 5 सॉरी, तो यही अपना ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि x और y की वैल्यू हो जाएंगे 3,5। तो इसमें ऑप्शन चेक करके ही हमने आंसर निकाला है, यानी एलिमिनेशन मेथड से हमने आंसर निकाला है, ठीक है। तो संख्या पद्धति पर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे लास्ट ईयर एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम्स में, वो मैंने हर एक क्वेश्चन एक टाइप का करा दिया है और इसके कुछ नोट्स भी मैं आपको पीडीएफ रूप में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो सारे के सारे लेक्चर्स को आप बड़े हिसाब से देखिएगा, धीरे धीरे सारे के सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे और धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम हमारा लगभग समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जब तक करते रहिए और प्लीज़ हमारे इस वीडियो को बताइएगा, रिस्पॉन्स दीजिएगा, कैसा लगा हमारे में कमेंट सेक्शन में हमें आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।